जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि यद्यपि काशी और काशी विश्वनाथ दोनों की महत्ता और महत्व पर चर्चा से पुण्य की प्राप्ति होती है, कोई ज्ञान की संतुष्टि होती है, ऐसा कोई विषय नहीं है। यह एक भाव का विषय है। इस पे हम लोग इस संगोष्ठ के माध्यम से अपने विचारों को आप लोगों के समक्ष चर्चा के लिए रख रहे हैं। आज के दिन के द्वितीय सत्र में, जिसका कि विषय है राष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में काशी, ऐसा सत्र प्रारंभ हो रहा है। और इस क्रम में जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय काशी में इसलिए स्थापित है क्योंकि काशी एक जीवंत स्थान है और काशी विश्वनाथ, काशी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय तीनों ही इस सत्र के चर्चा के विषय समावेशी रूप में रहेंगे। मैं इस सत्र को प्रारंभ करने के सबसे पहले मैं इस सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर डी.पी. वर्मा सर, पूर्व अपर निदेशक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भारत एवं लॉ फैकल्टी के फॉर्मर डीन को मंच पर आमंत्रित करता हूं। मैं साथ ही आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल सर को, क्षेत्रीय निदेशक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और इस पूरे कार्यक्रम के निर्देशक। मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी सर को, जो समन्वयक हैं वैदिक विज्ञान केंद्र के, जिनके सुपरविजन में यह पूरा संगोष्ठी आयोजित हो रही है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर विनय कुमार जी को, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसके साथ ही हमारे अध्यक्ष वक्तागण इस मंच पर हम लोगों के साथ आमंत्रित हैं। सबसे पहले मैं वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी सर से निवेदन करूंगा कि हमारे अध्यक्ष और वक्तागण का माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह के द्वारा स्वागत करें। प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी सर। हाँ, प्रोफेसर डी फॉर्मर डीन रहे। आपने विश्वविद्यालय में एक एकेडमिक डिस्कशन ग्रुप बनाया जिसमें कि 15 सालों तक हम लोगों ने अकादमिक चर्चाएं की और आप केंद्र द्वारा संचालित वैदिक विधिशास्त्र कोर्स में हम लोगों के सहयोगी भी हैं। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं सर से कि वो प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल सर का, आप वैदिक परंपरा के साक्षात ज्ञान मूर्ति हैं, हम लोगों के प्रेरणा केंद्र हैं। इस औपचारिकता के बाद, चूंकि हम लोग खुद ही थोड़ा विलंब से हैं, इसलिए काशी की महत्ता और महात्मा। सत्र संचालक डॉक्टर अनूप जी, विधि संकाय, आपका भी अभिनंदन अपेक्षित है। काशी की महत्ता और भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में काशी वाकई एक ऐसा विषय है जो इस पूरे व्याख्यान श्रृंखला की संगोष्ठी के लिए अत्यंत आवश्यक और अपरिहार्य है। इस कड़ी में बिना किसी समय को जाया करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल सर, क्षेत्रीय निदेशक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र वाराणसी,
आपकी शिक्षा इलाहाबाद में हुई और आप वेद और भारत के वैदिक साहित्य के रिसर्च और पब्लिकेशन में अपना पूरा जीवन आपने समर्पित किया है। आपकी वाणी, आपका व्यक्तित्व दर्शनार्थ है और श्रद्धा का केंद्र है, और आपकी विद्वता हमें अपनी अपूर्णता का बोध कराती है और हमें अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर लगने का भान कराती है। ऐसे विद्वान पुरुष को आप लोगों के समक्ष अपने विचार रखने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल। आ भारती भारती भी सजोषा इडा देवैर्मनुष्यैर्भिरग्निः सरस्वती सारस्वतेभिरर्वात् तिस्रो देवीर्बर्हिरेदं सदन्तु चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतस्तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम श्रद्धेय इस सारस्वत अनुष्ठान में आज इस सत्र के अध्यक्ष के रूप में विराजमान परम श्रद्धेय आचार्य वर्मा जी और इस महती आयोजन के सूत्रधार और इसको पराकाष्ठा पर ले जाने में जिनका परिश्रम हम सब देख रहे हैं, ऐसे वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक आचार्य उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, इस सत्र में जिनके उद्बोधन से हम लोग कुछ न कुछ प्राप्त करेंगे, ऐसे हमारे सहयोगी के रूप में आचार्य विनय कुमार जी और इसका संचालन कर रहे विधि शास्त्र के प्राध्यापक डॉक्टर अनूप जी। और यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि भारतीय विद्या के, विशेष रूप से काशी के प्रत्येक पक्ष को जिन्होंने आत्मसात किया है, ऐसे आचार्य प्रोफेसर राणा जी और काशी के ऐतिहासिक स्वरूप को किस तरह से अपनाया जा सकता है, समझा जा सकता है। सद्य जिस व्याख्यान से हम लोग लाभान्वित हुए, उस व्याख्यान की प्रणेता आचार्य विभा तिवारी जी और इस सभा में, इस सारस्वत अनुष्ठान में उपस्थित विद्वज्जन, प्रतिभागीगण। अभी तक शायद ही कोई ऐसा पक्ष बचा हो जिसे लेकर चर्चा ना की गई हो, लेकिन यह पक्ष कहां से उद्भाषित होते हैं, इनमें प्रकाश कहां से आता है। काशी की प्रतिष्ठा का जो विश्वव्यापी हम लोगों ने अभी अभी दर्शन किया आचार्य पीवी राणा जी के व्याख्यान के माध्यम से, और फिर उसके ऐतिहासिक पक्ष को देखा, और पिछले पूरे दिन हम लोग काशी के वैश्विक महत्व को समझने में लगे रहे। तो ये सारा का सारा जो संसार बसता है काशी में, वह किस रूप में प्रारंभ हुआ, कहां से इसकी उद्भावनाएं आई। एक बात मैं प्रारंभ में ही कह दूं कि जो हमारा जो मूल आधार है, काशी का जो वैश्विक स्वरूप बनता है, वह आधार जो है हमारे पुराण हैं। इतिहास की दृष्टि से जब हम लोग पुराण को अपने सामने रखते हैं तो उसको बहुत ही गरिमा मंडित ढंग से नहीं रखते हैं। गरिमा मंडित न रखने का यह कारण कि जब हम इतिहास की दृष्टि से उसका विभाजन करते हैं तो
उसका जो समय रखते हैं वो समय जो है कहीं न कहीं प्रथम शताब्दी के बाद से लेकर और 8वीं-10वीं शताब्दी तक ले आते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो मूल प्रवृत्ति है उस पर ध्यान नहीं देते और फिर उसकी प्रामाणिकता पर हम संदेह करने लगते हैं। लेकिन यह इस तरह से नहीं है, क्योंकि हमारी जो सारी की सारी जो परंपरा है, हमारा जो बौद्धिक जो आंदोलन है, बौद्धिक जो विकास है, जो हमारा सांस्कृतिक परिवेश है, वह लिखित परंपरा से प्रारंभ नहीं होता। और यह लिखित परंपरा की कहानी जो है, जिससे सांस्कृतिक चेतना को समझने में हम लोग अत्यंत जो है सरलता का अनुभव करते हैं, वह जो है अगर उसके आधार पर काशी को समझने का प्रयत्न करेंगे तो काशी का जो वैश्विक परिवेश है, वैश्विक परिवेश कहने का मतलब हम भारत के पक्ष में ले रहे हैं, भारत को एक वैश्विक रूप में हम यहाँ पर उपस्थापित करना चाहते हैं। तो पुराणों के संदर्भ में पहले बात इसलिए कह रहा हूं कि पुराण में जो भी सामग्री है वह सामग्री भी उतनी ही प्राचीन है, उसके अंश जितने प्राचीन की हमारी कोई भी साहित्यिक परंपरा, जिसे हम वेद के रूप में ले, ब्राह्मण के रूप में ले, आरण्यक के रूप में ले या उपनिषद के रूप में। तो ये बात कहां से हम कहें कि जो है ये परंपरा हमारी जो है इतनी प्रामाणिक है। तो सबसे जो हमारा प्राथमिक साक्ष्य है, हमारा जो ऋग्वेद है, वो ऋग्वेद उद्घोष करता है, क्या कहता है, इति पुराणे श्रुतत्वात् एवं ही पौराणिकाः इति पुराणेषु प्रसिद्धम्। तो अब यह जो पुराण की बात है, यह पुराण या इतिहास या साक्ष्य या हमारी जो परंपराएं जो सामने उपस्थित हो रही हैं, ये ऋग्वेद के समय से उपस्थापित हो रही हैं। इनमें कहीं भी यह नहीं समझना चाहिए कि यह किसी के द्वारा लिखा हुआ इतिहास है। तो और इस सामग्री में जो सर्वाधिक सांस्कृतिक विवेचन अगर किसी तीर्थस्थली के रूप में, किसी विद्यास्थली के रूप में मिलता है, तो वह केवल और केवल काशी के लिए मिलता है। ऐसा नहीं है कि बाकी अन्य सांस्कृतिक क्षेत्र वर्णित नहीं किए गए हैं। पुराणों में जितने भी हम पुराणों के दो प्रकार के अंश हैं हमारे। एक तो पुराणों का जो मुख्य पुराणों का जो अंश है, जिसके अंदर अष्टादश पुराण आते हैं, और एक पुराणों के रीजनल वेरिएशंस हैं, उनके क्षेत्रीय जो है सांस्कृतिक विवेचन किए गए हैं। ऐसे भी पुराणों की संख्या मुख्य पुराणों की संख्या से कहीं अधिक है। तो यह बात प्रथम शताब्दी तक आते आते यह बात लिखित परंपरा में हमारे सामने जब आने लगी, और उसमें हम लिखित परंपरा के आधार पर, पुराण और पांडुलिपियों के आधार पर इनकी जो है विशेष रूप से व्यवस्था देने लगे। अब जो है सांस्कृतिक जो परिवेश बनता है वो भारत में किसके कारण बनता है, यह समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। तो हमारी सांस्कृतिक संस्थाओं के रूप में जो पहली संस्था हमारे सामने उपस्थापित हुई, वह संस्था थी हमारी यज्ञ संस्था। यह कितनी पुरानी है इसके ऊपर जो है हम लोग कहने में समर्थ नहीं है। बस यह कह सकते हैं कि कम से कम 3000 साल पहले अगर लिखित साक्ष्य के आधार पर माने तो हमारा यह जो साहित्य है यह उपलब्ध था। ये हमारी आचार्य प्रोफेसर त्रिपाठी का यद्यपि क्षेत्र है, लेकिन जो हमें एशिया माइनर से जो भी मुद्राएं मिली हैं, बोगस्कोई इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से, वहां पर हमारे वैदिक देवताओं का अश्विनों और मित्रा वर्णों इत्यादि का उल्लेख हुआ है। तो यह परंपरा हमारी जो है वह इस रूप में ले लेते हैं कि कम से कम 3000-4000 साल पहले तो था ही। यद्यपि अपने यहाँ इस संपूर्ण जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, इसका विकास जो है वह 60,000 वर्ष पूर्व तक प्रामाणिक रूप से लिया गया है, और उसके प्रणेता भी और कोई नहीं है, वह काशी की ही निधि है। आचार्य संपूर्णानंद जब आचार्यों के आदिदेश के बारे में चर्चा करते हैं तो वह कहते हैं कि यह जो समय था कहीं न कहीं 60,000 ईस्वी पूर्व था। अब यह जो
परंपराएं सब जगह चलती रही, तो काशी के में किस रूप में आई? तो पहली संस्था जो सांस्कृतिक परिवेश काशी में बना, वह बना यहाँ पर वैदिक यज्ञों का बना। और यह वैदिक यज्ञों की जो परंपरा है, कम से कम अगर शतपथ ब्राह्मण के काल से जो उल्लेख मिलता है, मैडम ने एक उल्लेख किया इसलिए उसके साथ को रिलेट करना चाहता हूँ कि कभी कभी यहाँ वैदिक विद्वानों ने भी कहा कि काशी में नहीं रहना चाहिए या काशी में नहीं आना चाहिए। तो यह जो आख्यान है, यह शतपथ ब्राह्मण का है। वस्तुतः उस समय जो है यहाँ सात्राजित ने अश्वमेध यज्ञ किया और उस अश्वमेध यज्ञ में उसका जो अश्वमेध का जो घोड़ा था वह पकड़ा गया और उसका अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं हुआ। उस अश्वमेध यज्ञ के पूरा ना होने का विशेष उत्तरदायित्व जो है वह अग्निहोत्रियों का जाता है, वह ऋत्विकों का जाता है। तो उस समय ऋत्विकों ने प्रतिज्ञा की कि हम अब काशी में अग्निहोत्र धारण नहीं करेंगे। यह काशी का पहला जो सांस्कृतिक टर्निंग पॉइंट है कि काशी जो है एक वैदिक परंपरा की स्थली होने के साथ साथ, केंद्र होने के साथ साथ अब यह काशी जो है बदल रही थी। क्योंकि अगर शतपथ ब्राह्मण के काल को हम कुछ इस तरह से अगर लें तो कहीं न कहीं ये 3000 साल पहले की घटना हो सकती है, क्योंकि इसका समय जो है वह एकदम से बताना नामुमकिन है, केवल आकलन कर सकते हैं। तो पहली जो ये वैदिक संस्था के रूप में, वैदिक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में जो काशी थी, उस काशी का जो है अब बदलाव होने लगा। तो यह समय वह था जबकि सांस्कृतिक चेतना जो भारत की थी वह एक बिंदु पर केंद्रित थी और वह बिंदु था केवल सनातन भारतीय संस्कृति। जब हम सनातन कहते हैं तो सनातन कहने से हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि यह कोई बनी बनाई संस्कृति नहीं है, अर्थात जिसका प्रादुर्भाव मनुष्य के द्वारा ना हुआ हो वह है सनातन संस्कृति। और सनातन संस्कृति जब कहते हैं तो उसका जो तात्विक जो मूल्यांकन है, तात्विक जो समझ है, वह यह मानना चाहिए कि ईश्वर प्रदत्त संस्कृति, ईश्वर प्रदत्त संस्कृति कोई ऐसा नहीं है कि हमारे सामने आ जाए, वह सनई ऋषि परंपरा के माध्यम से आती है। ऋषि परंपरा वह है जो जिनके तपस से, जिनके साक्षात्कार से हमारे जो नैतिक मूल्य और हमारा जो बौद्धिक विकास वह क्रमशः आगे बढ़ता है। उस नैतिक और बौद्धिक विकास का जो प्रथम परिवेश है वह काशी है, क्योंकि कहीं भी और प्रमाण इस रूप में नहीं मिलता कि यज्ञ संस्था पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित रही हो। अब लगभग अगर हम उस केंद्र को और भी आगे बढ़ाने आए तो जैसे कि पिछले व्याख्यानों में चर्चा हुई कि काशी जो है धर्म तीर्थ भी है, काम तीर्थ भी है, मोक्ष तीर्थ भी है और आपनान तीर्थ के रूप में भी है, ब्रह्मबड्ढन के रूप में है। तो अब संस्कृतियों का जो है वह एक तरह से बदलाव होने लगा। कोई नई संस्कृति नहीं आई, वह संस्कृति जो है जो हमें छठी शताब्दी के बाद मिलती है। क्योंकि अब हम एक बात और करने लगे थे, क्योंकि हमारा जो तात्विक विवेचन, तात्विक जो प्रस्तुतिकरण था, उसमें जो तात्विक प्रस्तुतिकरण क्या था कि अभी तक हम साक्षात्कार कर रहे थे। साक्षात्कार जो है वो तपस का परिणाम है, लेकिन अब जो है हम दार्शनिक प्रवृत्तियों के माध्यम से भारतीय मनीषा और भारतीय चिंतन को प्रस्तुत करने का प्रयास करने लगे। उस प्रयत्न में जो है, उस प्रयत्न में हमने हमारा जो कार्य हुआ, क्या हुआ, हमारी व्याख्या पद्धति बदल रही थी। व्याख्या पद्धति के बदलने का अर्थ यह था कि हम तात्विक चेतना को उस रूप में नहीं समझ पा रहे थे। तब क्या कर रहे थे, हम व्याख्या का जो है संप्रदाय, व्याख्या का संप्रदाय बदल रहे थे। और उस समय एक नया व्याख्या का संप्रदाय हमारे सामने आया जब हम पदार्थ की विवेचना करने लगे। और उस समय जब गौतम आते हैं और एक नई संस्कृति, जिसको आप मेटेरियलिस्टिक संस्कृति की बात अगर करें तो छठी शताब्दी में उसके साथ साथ 3 प्रकार के ऐसे
ऐसी संस्कृतियां हमारे सामने एक साथ उपस्थित हो जाती हैं, और वह है भगवान बुद्ध से प्रवर्तित बौद्ध संस्कृति और भगवान महावीर की जैन श्रमण संस्कृति। ये इन दोनों संस्कृतियों का जो केंद्र बना वह विशेष रूप से काशी में बना, क्योंकि उस जो नालंदा की जो संस्कृति का विकास हो रहा है वो दूसरी शताब्दी से हो रहा है। और उसके साथ साथ जो दूसरी तरफ उत्तर पूर्व में एक सांस्कृतिक क्षेत्र बन रहा था वह उसके पहले जरूर बना, तक्षशिला में जो बन रहा था, लेकिन उसका प्रभाव काशी में नहीं हो रहा था। तो यह काशी जो है, जो जैन और बौद्ध संस्कृति के रूप में आगे बढ़ी, स्वतंत्र रूप में आगे बढ़ी। इसका किसी भी अन्य क्षेत्र से, चाहे वो पश्चिम से का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वहां भी इसका पल्लवन जो हुआ श्रमण संस्कृति का वो 6ठी शताब्दी के बाद से होता है, वल्लभी का केंद्र बनता है। लेकिन काशी जो है वह जैन और बौद्ध तात्विक तत्वों को लेकर स्वतः उद्भूत होती है, लेकिन इससे काशी का विकास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि विकास के जो तत्व हैं वह तत्व कहाँ उपस्थापित होते हैं, या तो नदियों के माध्यम से होते हैं या पर्वतों के माध्यम से होते हैं, और इन दोनों का जो संगम होता है वह मंदिरों के माध्यम से होते हैं। तो अभी तक भारत का जो बौद्धिक चिंतन के रूप में तो काशी उद्भूत हो रहा था सांस्कृतिक उसके रूप में, लेकिन समस्त भारत यहाँ उपस्थापित नहीं हो रहा था, क्योंकि समस्त भारत के उपस्थापित होने का तात्पर्य था कि सभी प्रकार की संस्कृतियां यहाँ उपस्थित हों। लेकिन देखिए, देव चिंतन के रूप में, तात्विक चिंतन के रूप में यज्ञ संस्था यहाँ उपस्थापित थी। यज्ञ संस्था के उपस्थित होने का मतलब है कि सभी प्रकार की देव विभूतियां स्वतः ही यहाँ आ जाती थी। क्योंकि जब अग्निहोत्र धारण करते थे तो अग्निहोत्र धारण करने में, जैसे आपने उदाहरण दिया कि पिप्पलाद संहिता में कि ज्वर जो है को भगाने का जो है वह कहाँ भेजा जाए, काशी में भेजा जाए, तो उसका यह तात्पर्य नहीं था कि काशी उनके लिए निषिद्ध थी, क्योंकि अग्निहोत्र जब धारण करता है तो अग्निहोत्री कहता है मन्युम में सिंह है, मेरा क्रोध कहाँ चला जाए, वो सिंह में चला जाए। मेरा एक ये बौधायन स्रोत सूत्र, बड़े बौधायन आपस्तंभ कात्यायन सारे के सारे इस विषय को बड़े विस्तार से करते हैं। तो वह काशी क्या है? मोक्ष तीर्थ है। तो सभी प्रकार की जो हमारी आपदाएं हैं वो मोक्ष रूप में हमसे इतनी दूर चली जाएं कि जैसे कि व्यक्ति को मोक्ष मिलता है तो नहीं आता, वैसे वो चला जाए जो है। तो इस रूप में यह हो रहा था। अब जो क्या हुआ, लगभग प्रथम देखिए काशी का जो पल्लवन और काशी का जो यह स्वरूप है हमारे सामने, यह इस स्वरूप का विकास जो है वह प्रथम दूसरी शताब्दी ईस्वी के बाद होता है, जहां राष्ट्र की सारी सांस्कृतिक चेतना जो है वो एक साथ मिल जाती है। क्योंकि जैसे ही बौद्ध संस्कृति आगे बढ़ती है वैसे ही हमारी आगमिक संस्कृति का जो मुख्य जो परिणाम है वह है काशी को संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित कर देना। तो इसमें अभी तक अब जो हम लोग चिंतन कर रहे थे वो केवल क्या हो रहा था कि विष्णुर्नुकं वीर्याणि प्रवोचम, हमारे जो देवता थे वो सहस्रबाहु पुरुषः, वह सीमित नहीं थे, उनका असीमित क्षेत्र था। लेकिन असीमित से विश्वरूप से हम वो प्रतिष्ठा नहीं कर सकते थे। तो धीरे फिर क्या हुआ कि अब इसमें द्विभुज, चतुर्भुज और अष्टभुज के साथ हमारे देवता प्रतिष्ठित होते हैं, और उसमें सबसे जो क्षेत्र बनता है उसमें 3 जो है विशेष रूप से आगमिक जो है चेतनाएं जो हैं वह काशी की ओर भी जाती हैं। काशी की ओर आने का मुख्य माध्यम क्या रहा? ये सारी की सारी जो परंपराएं थी, ऐसा नहीं थी कि अपने आप सहज आ गई, मंदिर उठे और आ गए, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ जो सबसे बड़ा जो योगदान हुआ काशी की ओर सारी संस्कृतियों के आने का, वह भारतीय विद्वत मनीषा को जाता है। सारे के सारे जो हमारे विद्वत गण थे वह काशी जब आए एक दूसरे राज्य से, तो क्या किए, अपनी संपूर्ण सांस्कृतिक विरासत को ले आए। और यह जो
कि यह जो केंद्र इस तरह की जो चीजें हुई वह 6ठी शताब्दी ईस्वी से बड़ी तेजी से हमारे सामने आगे बढ़ी, क्योंकि लगातार हम ऐतिहासिक बिंदुओं की ओर ज्यादा न जाकर केवल मूल तत्वों की ओर देंगे कि 6ठी शताब्दी से सारे के सारे आते हैं तो वैष्णव संप्रदाय भी आता है काशी में, और उससे भी पूर्व अगर कोई संप्रदाय काशी में आता है तो वह शैव संप्रदाय आता है। हमारे शैव संप्रदाय की 3 परंपराएं हैं। एक तो शैव परंपरा, केवल शिव भक्त के उपासक हैं। दूसरा एक सिद्धांत शैव की परंपरा है, जिस परंपरा में 18 प्रकार की एक तरह से पूजा पद्धतियां वहां निवेशित हैं, जिसे सिद्धांत शैव के ग्रंथ के रूप में जानते हैं, जो विशेष रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल का भी थोड़ा हिस्सा। तो इसमें से सबसे पहली क्रांति जो काशी को भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में प्रतिष्ठापित करती है, वह उसका मुख्य केंद्र यहाँ जो बनता है वह यहाँ का जंगमबाड़ी मठ बनता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो साहित्यिक रचना है उसका काल जो है वह आज से कम जो है वो 1500 वर्ष ईस्वी पूर्व से, और 2500 नहीं ले जाते हैं। जयदेव जंगमबाड़ी मठ की परंपरा, फिर वही कहेंगे कि परंपरा की जब बात करेंगे तो लिखित परंपरा से उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि संपूर्ण लिखित परंपरा जो है वह पहली दूसरी शताब्दी के बाद प्रारंभ होती है, क्योंकि हमारे पास लिपि कहें तो वो तीसरी शताब्दी में अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बाद आती है, उसके पास उसका विकास होता है और पहली दूसरी शताब्दी से हम आगे बढ़ते हैं। तो पूरी की पूरी जो शैव परंपरा है वो सिद्धांत शैव के साथ साथ होते हुए, और इन मठों के माध्यम से जब यहाँ स्थापना होती है और जब एक मठ आता है तो उसके साथ उस परंपरा के सारे मठ आना शुरू हो जाते हैं। और इस शैव परंपरा के साथ लगभग जो 10वीं 11वीं शताब्दी में, क्योंकि यामुनाचार्य आते हैं, उसके बाद फिर उनके शिष्य परंपरा में रामानुजाचार्य आते हैं, तो पूरी की पूरी वैष्णव परंपरा हमारे पास आती है। और वैष्णव परंपरा के साथ साथ 8वीं ये जो पूरी की पूरी जो सूर्य की परंपरा है, जो हमारा सौर आगम का या इस आगम की परंपरा है, इस आगम का जो मुख्य जो साहित्य है, जो सांब पुराण है, वह जब 8वीं शताब्दी में आ जाता है तब हमारा जो बिंदु है, जो लोलार्क कुंड का जो स्थापत्य है, लोलार्क कुंड का जो वैशिष्ट है, वह भी पूरी तरह उभर के आ जाता है। और पूरी की पूरी जो 15वीं शताब्दी के बाद अगर पूरा का पूरा काशी का सांस्कृतिक और पंचगंगा का क्षेत्र आप देखें तो इस पंचगंगा का विकास कब होता है? जब नारायण भट्ट यहाँ आते हैं। और नारायण भट्ट जाते कहाँ हैं? जा रहे हैं, वह सोमनाथ की यात्रा कर रहे हैं, और गुजरात के बीच से अचानक उनको ये उद्भूत होता है कि नहीं, ये गुजरात की भूमि शायद हमारी विद्या और हमारे संस्कृति के विकास के लिए उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकती। तो पूरी की पूरी महाराष्ट्र की जो परंपरा है वह उनके माध्यम से वह आगे बढ़ती है। और उस बीच में जो है लगभग 10वीं और 11वीं शताब्दी का जो समय है वह काशी के सांस्कृतिक परिवेश के लिए अगर हम माने तो उस समय को हम बड़े एक तरह से महत्वपूर्ण समय मान सकते हैं, क्योंकि यह वह समय था जब काशी एक नई चेतना के लिए जो है बिल्कुल खाली थी। और उसमें जब हमारे कलचुरी के राजा आते हैं, प्रतिहार आते हैं 10वीं 11वीं शताब्दी गंगदेव के समय में और उनके पुत्र के समय में, तो प्रयाग और काशी को चुनते हैं। और काशी का सबसे शीर्षस्थ मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर जो है, लगभग 1000 मंदिर बनवाते हैं। ये सारी की सारी जो रिपोर्टिंग है, इसके सारे के सारे जो विवरण हैं वो हमें छत्तीसगढ़ के अभिलेखों से बड़े व्यापक ढंग से मिलते हैं जो है। तो वो चाहे पंचगंगा के सारे क्षेत्र में वो दोनों परंपराएं वहां मिलेगी। तो इन परंपराओं के माध्यम से भारत को जो है, भारत के सांस्कृतिक तत्वों को हम इन मठों के माध्यम से खोज सकते हैं। अब ये परंपरा चली तो उसमें एक और उपचार होता है। जब हम विग्रह की स्थापना करते हैं और विग्रह की स्थापना पूरी तरह से पूर्ण हो जाती है तो उसका एक उपचार जो है वह उपचार होता है, पूजन का उपचार होता है। तो शुरू में नहीं जाते हैं,
क्योंकि मंदिर स्थापना भी जो है उसका एक मूल तत्व होता है, जहाँ से उस संस्कृति विशेष का तत्व निर्धारित होता है। लेकिन उपचार के माध्यम से और सारे के सारे अलंकरण के माध्यम से सब चीजें आ जाती है। लेकिन एक जो अंतिम उपचार होता है वह है शास्त्र का उपचार। विग्रह जब उपस्थापित हो जाता है, जैसे आपने आचार्य राणा जी ने कहा कि अभी भी रामेश्वरम में जो पुरोहित है वह जो है वो उस रामेश्वर मंदिर के माध्यम से होगा। ये सारे भारत में ये तत्वतः यह जो प्रचलन है वो 8वीं शताब्दी के बाद प्रारंभ होता है, जब भगवत्पाद शंकराचार्य जो है आते हैं और आते हैं वो परंपरा को लेते हैं। तो वह परंपरा तभी पूर्ण होगी जब वह स्वर और विद्या की परंपरा पूरी तरह से आए। तो उस क्षेत्र विशेष का जो है वैदुष्य जो है उस मंदिर में झलकना चाहिए। तो उसके रूप में सारी विद्वत परंपराएं यहाँ आने लगी। और तब तक तो 8वीं 9वीं शताब्दी के बाद तो ये प्रत्येक विद्वान का लक्ष्य हो गया। विद्वान का विशेष इसलिए कहते हैं कि उसके लिए संबल था, जो है उसके लिए संकल्प था, वह काशी की ओर आने लगा। और संपूर्ण भारतीय विद्या के सारे तत्व जो है वह बाहर से काशी में आने लगे। और काशी का यह स्वरूप हो गया कि कोई काशी का नहीं रह गया। अर्थात काशी का जो कोई यह कहे कि हम इसमें से कोई बैठा है, इसमें कोई काशी का नहीं है, क्योंकि वह भारतीय सांस्कृतिक चेतना का तत्व है जो वह काशी के रूप में दिखाई देता है। यह काशी के मठों ने, काशी के विद्वानों ने जो बाहर से आए। मैं पिछले 5 वर्ष से ही काशी में हूँ। मैंने आकर के 2 वर्ष इसमें बिताए कि कौन काशी का है। तो मैं आचार्य बागी शास्त्री जी से मिलने गया। हमने कहा आप काशी के तो हो नहीं, तुमने कैसे जाना? हमने कहा नहीं, आपकी तात्विक चेतना में काशी नहीं है, आप तो मध्य प्रदेश के लगते हो। मैं पूज्य गुरुवर द्विवेदी जी के गया, वहां भी सारे कम से कम मैं 100 विद्वानों के पास गया और तब मुझे बोध हुआ कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी काशी का हूं जो है, क्योंकि काशी का कोई नहीं है। तो इस रूप में काशी भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनती है। काशी को भारतीय सांस्कृतिक राजधानी के एक तरह से आवरण को हटाने के लिए हमें आवश्यक है, हम जिस विश्वनाथ धाम का लोकार्पण कर रहे हैं या लोकार्पण हो रहा है, उस लोकार्पण का जो सबल पक्ष है, जो एकदम से जिसको एक तरह से जिसके आवरण हटाने की जरूरत है, वह है काशी की इस पुरातन संस्कृति के मठ, काशी के इस पुरातन संस्कृति के मंदिर और काशी के जो हैं भारतीय विद्या के केंद्र, यहाँ के गुरुकुल। अगर इन तीनों के ऊपर हम विशेष रूप से ध्यान दें, इस नव कलेवर का जो उन्मेष है, हम सब के अंदर जो उत्साह है, उसके उत्साह का बल है ये तीनों बिंदु। अगर इन तीनों पर हम कार्य नहीं करते हैं तो काशी का जो वैश्विक परिवेश है, काशी का जो स्पंदन है, वह स्पंदन जो है वह घटता जा रहा है। क्योंकि हमारे इसी काशी के जो है परम महनीय आचार्य, प्रातः स्मरणीय, जिनके अंशभूत हमारे परम सम्मान्य सदाशिव द्विवेदी जी बैठे हुए हैं, वे अपने महाकाव्य का जब निर्माण करते हैं, महाकाव्य का जब लेखन शुरू करते हैं स्वातंत्र संभवम का, तो काशी को किस रूप में देखते हैं? वह काशी की सांस्कृतिक चेतना को समझने के लिए आवश्यक है। वह कहते हैं कि छात्रालयी भूत समस्त गेहा, यहाँ के घर जो हैं वो इसलिए नहीं बने हैं कि उन घरों में व्यापार हो, यहाँ के घर इसलिए नहीं बने हैं कि वहां पर और कुछ संवाद हो, यहाँ के घर तो विद्यार्थियों के छात्रावास के लिए बने हैं। यहाँ का घर जो है, यहाँ की गलियां जो हैं, विद्यालयंत ही यत्र रथ्या, यहाँ की हर गलियां जो हैं वो विद्यालय के रूप में हैं। वह विद्यालय के रूप में तभी होंगी जब यहाँ के हर मंदिर को, हर मठ को और हर गुरुकुल को हम एक नया आयाम देंगे, उनकी आवश्यकताओं को समझेंगे और उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए।
उसके विषय में विचार करेंगे, क्योंकि यहाँ आचार्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आचार्य भगवान विश्वेश्वर स्वयं है। मैं सोचता हूँ कि 20 मिनट से ज्यादा हो गया होगा, हाँ, इसलिए मैं विराम लेता हूँ। और मैंने सोचा कि जो कुछ समझा है वही आप लोगों के बीच में बोलूं, लिखित वक्तव्य से आपको क्यों निराश करूं। धन्यवाद, आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोता हमारे अभिभूत हैं। आपने जो विषय था कि काशी सांस्कृतिक राजधानी के रूप में, आपने मठों की परंपरा, मंदिरों की परंपरा और ज्ञान की परंपरा, गुरुकुलों की परंपरा। एक सामान्य सा उदाहरण है कि काशी पार्श्वनाथ विद्यापीठ, वहां से करीब 500 पुस्तकें निकली एक छोटे विद्यापीठ से। ऐसी ऐसी महती परंपराएं हैं जिनकी चर्चा आपने की। आपने स्पष्ट किया कि वाचिक परंपरा और लिखित परंपरा का अंतर करिए। लिखित परंपरा वर्तमान में है, लेकिन उसकी जो वाचिक परंपरा है वो शाश्वत है। सनातन का अर्थ है जो स्वउद्भूत है, जिसे किसी ने लिपिबद्ध किया है, किसी ने उत्पन्न और सृजित नहीं किया है। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में प्रोफेसर हैं और उसके साथ ही साथ आप भारत अध्ययन केंद्र, जो कि भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, उस केंद्र के आप समन्वयक हैं। आप हमारे बीच में हैं। हम वैदिक विज्ञान केंद्र के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी सर से निवेदन करेंगे कि सर का माल्यार्पण, अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह के साथ स्वागत करें। प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी सर, प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी सर के पुत्र हैं। अपने आप में त्रिपाठी सर एक ज्ञान की संस्था थे और आप भी भारत की ज्ञान परंपरा के उस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। व्याख्यान के क्रम में विलंब न करते हुए मैं अगले वक्ता के रूप में प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी सर को आमंत्रित करूंगा। आप वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक हैं, आप वेद विभाग में प्रोफेसर हैं और इस कार्यक्रम के समन्वय में आप एक आधार स्तंभ हैं। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का वैदिक विज्ञान केंद्र आपकी त्याग, तपस्या, परिश्रम और ज्ञान का यथार्थ में प्रकटीकरण है। ऐसे मनीषी का हम स्वागत पूर्वक आमंत्रित करते हैं। मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी काशी एवं भगवान विश्वनाथ के इस द्वितीय दिवस के इस सत्र, जिसका विषय है राष्ट्र की राजधानी, राष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में काशी, के इस सत्र के अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर डीपी वर्मा सर, आप पूर्व अपर निदेशक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमिक भारत एवं पूर्व संकाय प्रमुख विधि संकाय, आप एक राष्ट्रीय स्तर के विधिवेत्ता हैं। मैं इस केंद्र की ओर से आपका अभिनंदन भी करता हूं। और इस सत्र के जो प्रमुख वक्ता के रूप में हमारे अभी पूर्व वक्ता प्रोफेसर शुक्ल जी, प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी और डॉक्टर विनय कुमार जी, और इस सत्र का सफल संचालन कर रहे डॉक्टर अनूप कुमार जी, और हमारे सम्मुख बैठे हुए जितने भी विद्वद्गण हैं, डॉक्टर रचना शर्मा जी हैं, प्रोफेसर राणा पीवी सिंह जी, प्रोफेसर विभा त्रिपाठी जी, डॉक्टर उपाध्याय जी, डॉक्टर श्रवण शुक्ला जी, दीक्षित जी, डॉक्टर डीएस त्रिपाठी जी, प्रोफेसर मिश्र जी, रसायन विज्ञान, अनेक आचार्य यहाँ पर विद्यमान हैं। और हमारे विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के इसमें अनुसंधान करने वाले छात्रगण भी यहाँ उपस्थित हैं। सबको समवेत रूप से मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारा जो विषय है वह आज का जो विषय के क्रम में, मैं कल ही मेरा व्याख्यान था, कतिपय कारणों से मैं नहीं उपस्थित हो पाया था। उसमें विषय है काशी की वैदिक पांडित्य परंपरा। मित्रों, विशेषकर मैं छात्रों के क्रम में इन बातों को रखूंगा और बाकी दो सब विद्वद्गण हैं, विज्ञ हैं। आप सभी जानते हैं कि वेद जो है वह विश्व का सबसे प्राचीनतम साहित्य है, ग्रंथ है,
और हमारे यहाँ सभी शास्त्रों ने इसको प्रमुखता से स्वीकार किया है और सनातनी परंपरा या भारतीय चिंतन परंपरा का जो चिंतन धारा का विकास कहा जाए समस्त ज्ञान का, वह वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। जो हम संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के क्रम में हम उसको देखते हैं। और यह जो वेद परंपरा, जिसको वेद को हम शाब्दिक अर्थ जो है हम ज्ञान कहते हैं, इसका मनु ने भी कहा कि वेदो खिलो धर्म मूलम, यह समस्त धर्मों का मूल स्रोत है। और इसको श्रुति परंपरा के क्रम में भी हम जानते हैं। श्रुति इसलिए क्योंकि यह बहुत प्राचीन है और गुरु मुखोच्चारण अनुच्चारण क्रम में यह शिष्य गुरु शिष्य परंपरा के क्रम में हजारों वर्षों से, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो हजारों वर्ष कहेंगे, और हम जब अपने पारंपरिक दृष्टि से कहेंगे तो हम इसको अनादिकाल से कहेंगे कि हम यह गुरु शिष्य परंपरा के क्रम में आज हमें प्राप्त होता है। यह जो वेद है, वेद को 4 भागों में विभक्त किया वेद व्यास ने। महर्षि कृष्णद्वैपायन जो है, जो संपूर्ण जो पुराणों की और महाभारत आदि ग्रंथों के रचनाकार कहे गए हैं, प्रथम प्रवचनकार कहे गए हैं, वेद व्यास ने सुगमता के लिए वेदों को 4 भागों में विभक्त किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इसकी कुल 1131 शाखाएं, जिसका महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में उल्लेख किया है। 100 अध्वर्यु शाखा, सहस्त्रम साम, 1 ऋग, 100 अध्वर्यु शाखा। तो कुल 1131 शाखा, यजुर्वेद की 101 शाखा, सामवेद की 1000 शाखा, ऋग्वेद की 21 शाखा और अथर्ववेद की 9 शाखा। इस तरह से 1131 शाखाओं में संप्रति वर्तमान में हमारे पास जो है वह 13 शाखाएं जो है वो परंपरा क्रम में प्राप्त होती है। 1131 शाखाओं में मात्र 13 शाखा जो है वो प्राप्त होती है। तो अब उसके क्रम में अगर हम जाएं कि यह 1131 शाखाएं जो है वह क्या गुरु शिष्य के क्रम में, भेद उपभेद के क्रम में है, अथवा ये संपूर्ण को लेकर के वेद का एक समग्र साहित्य या यह ग्रंथ रहा है। वेद जो है हम इसको मंत्र ब्राह्मणात्मक स्वरूप में प्रारंभ क्रम में हम जानते हैं। तो गुरु मुखोच्चारण अनुच्चारण क्रम में, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता आचार्य शुक्ल जी ने बताया कि काशी जो है वह सांस्कृतिक राजधानी रही। तो सांस्कृतिक राजधानी के मूल आकर्षण का केंद्र जो है वह 12 ज्योतिर्लिंगों में जो प्रमुख रूप से विश्वेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है, और शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र के नाते रहा। तो शिक्षा की नगरी, प्राचीन काल से ही गुरुकुल की परंपरा जैसे कि एक बृहत क्रम में यहाँ नहीं प्राप्त होती है, लेकिन गुरुकुल के क्रम के मतलब पाठशाला के क्रम में प्राचीन काल से यह ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो प्राप्त होती है। एक चीज और मैं और कहना चाहूंगा कि जब वेद के काल के विषय में हम जब चिंतन करते हैं तो मैक्स मूलर ने 1800 कुछ वर्षों में इंग्लैंड में एक शोध पत्र में ऋग्वेद की रचना काल उन्होंने BC 1200 या 1500 कहा, 1200। उसी के कारण से ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाने लगा। उसके पहले हम वेद को या ऋग्वेद को हम प्राचीनतम के क्रम में नहीं मानते हैं। लेकिन बाद के हड़प्पा खुदाई का जो क्रम बना, उसमें जो विभिन्न प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए, उसको कुछ क्रम में भी हम लगभग 3000 वर्ष तो हड़प्पा की संस्कृति को हम प्राप्त करते हैं। और काशी का भी जब हम उस तरह से चिंतन करें तो इसी विश्वविद्यालय में के द्वारा जो है इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा उत्खनित राजघाट, अकथा, रामनगर, कोटवा, सरस्वती फाटक आदि से प्राप्त जो मृद मुद्राएं हैं, मृदभांड हैं और विभिन्न पुरातात्विक सामग्री जो प्राप्त हुए, उसके जो कार्बन डेटिंग जो विधि से जो काशी का काल जो है वह लगभग 1800 ईसा
तक जाता है, 1800 ईसा पूर्व। इसलिए यह विश्व का सबसे प्राचीनतम नगरी के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। पौराणिक दृष्टि से अगर जाएं तो उसका एक अलग पक्ष है। मुझे काशी की वैदिक पांडित्य परंपरा पर चर्चा करनी है। उस क्रम में मैं यह कहना चाहूंगा कि जो यह 1131 शाखा में जो 12-13 जो शाखाएं जो काशी में दिखती है, उसमें भी जैसा कि शुक्ल जी ने बताया कि यहाँ पर गंगा किनारे या काशी के समस्त क्षेत्र में पुण्य नगरी होने के नाते, मुक्त क्षेत्र होने के नाते विभिन्न देश के जितने भी राजघराने थी वह यहाँ पर अपने अपने निवास स्थल बनाए और हमारे विभिन्न प्रकार के जितने भी आचार्यगण रहे, वैदिक परंपरा के जितने भी रहे, वो उस क्रम से काशी में आए या उसका भी क्रम एक अनादि क्रम रहा होगा। लेकिन जो वर्तमान में जो दिखता है तो एक तरह से देखिए आप 80 घाट से लेकर के जो 84 घाट है, 84 से ज्यादा है, लेकिन पौराणिक दृष्टि से 84 घाट की जो दृष्टि मिलती है, तो इन 84 घाटों में समस्त भारत का लघु भारत आपको काशी में दिखेगी। सभी दक्षिण से लेकर के पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर, सारे राजघरानों का यहाँ पर उनका कहीं आश्रम है, कहीं मठ है या कहीं उनके पोषित मठ मंदिर हैं। जैसा कि अभी शुक्ल जी ने बताया कि 2000 मठ लगभग काशी के क्रम। तो इन मठों के माध्यम से, इन राजघरानों के माध्यम से इन वैदिक परंपरा का पोषण होता रहा। जो भी आचार्य रहते थे उनके योग क्षेम की व्यवस्था कहीं ना कहीं इन राजघरानों के द्वारा प्राप्त होती रही। और उसमें भी जो दक्षिण भारत के जो विद्वान थे और महाराष्ट्र और दक्षिण भारत, कर्नाटक आदि के, वो विशेष रूप से वो वैदिक परंपरा लगभग दिखती है कि उनके यहाँ ही यह आत्मसात क्रमीय विद्या आज से लगभग 700-800 वर्ष पूर्व दिखती रही। हम यह 200-300 वर्ष पहले हम 1700-1800 के क्रम में हमने एक डाटा तैयार किया है कि जिन जो विभिन्न वैदिक पांडित्य परंपरा की जो घराने हैं या परंपरा है संप्रदाय के क्रम में, हम घराना शब्द कहना थोड़ा सा उपयुक्त नहीं है वैदिक साहित्य के क्रम में, उसको हम संप्रदाय कहेंगे, वैदिक संप्रदाय है। तो उसके विभिन्न क्रम में आपको दक्षिण भारतीय जो पांडित्य संप्रदाय है वो हमें दिखता है। और ये भी है कि आज से 100 वर्ष पहले, लगभग 100 वर्ष पहले, मैं अपने दादाजी भी हमारे यहीं पर वेद के आचार्य थे, अध्यापक थे, वेद विभागाध्यक्ष थे, महामना से भी काफी जुड़े रहे। और यहाँ के हमारे संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के प्रथम आचार्य थे, प्रिंसिपल थे, महामहोपाध्याय पंडित विद्याधर शास्त्री गौड़। उनका भी एक वैदिक एक संप्रदाय रहा। जो उत्तर भारत के क्रम में जो वेद का विकास हुआ वो उसमें बहुत बड़ा योगदान पंडित विद्याधर शास्त्री गौड़ जी की रही। तो उनके वो शिष्य थे हमारे दादाजी। तो ये हमें बाबा जी के अपने मुख से मैं सुना हूँ कि उस संप्रदाय क्रम में जिस संप्रदाय से जो आचार्य हुआ करते थे उसी संप्रदाय में अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। दूसरे संप्रदाय वालों को वो विद्या सामान्य तौर पर वह नहीं देते थे, ऐसा नहीं कि नहीं देते थे, लेकिन वह उनका अच्छी तरह से परीक्षण करके ही वह विद्या देते थे। जैसे हमारे दादाजी का भी एक क्रम था, तो वो तो दूसरे संप्रदाय के थे, लेकिन उन लोगों को विद्याएं, तो उत्तर भारत के क्रम में जो विद्वानों को यह वेद की संप्रदाय प्राप्त हुआ वह अपना परीक्षण करके और उन गुरु शिष्यों से दक्षिण भारत के विद्वानों से ही प्राप्त हुआ। यह लगभग 700-800 वर्ष की क्रम के जो काशी की जो परंपरा क्रम में जो लिखित क्रम में जो विषय मिलते हैं उसके आधार पर मैं यह बात कर रहा हूँ। उस क्रम में अगर देखा जाए, समय कम है, मैं सामान्य तौर पर हम इसका उल्लेख कर देंगे कि ये कौन कौन से चारों वेदों के जो संप्रदाय के क्रम में जो संप्रदाय है उस क्रम में अगर हम देखें तो ऋग्वेद के
जो संप्रदाय के क्रम में साकल शाखा है, उसका जो शास्त्रीय संप्रदाय है वह केलकर घराना महाराष्ट्र के रहे, चंदने संप्रदाय है, फड़के संप्रदाय है, पटवर्धन संप्रदाय है, और शुक्ल बाद के शुक्ल संप्रदाय है, टोपके रहे हैं, देव घराना है या संप्रदाय कहें, जोशी जी का रहा है। इसी तरह से सांखायन में जो है वह दीक्षित परिवार रहा, जो काफी दिनों तक वह उस विद्या को आगे क्रम में बढ़ाया। पंड्या जो है नागर संप्रदाय क्रम में रहा। यजुर्वेद में दीक्षित परिवार रहा, गौड़ परिवार रहा, गोड़से परिवार रहा, घोड़कर परिवार रहा है, औरकर परिवार रहा है, वादल परिवार रहा है, घोड़ेकर परिवार रहा है, कारखेड़कर परिवार रहा है, मिश्र परिवार रहा है, मोहले परिवार रहा है, वाजपेयी परिवार रहा है, चांदेकर परिवार रहा है, निर्मले परिवार रहा है, मंडलिक कर परिवार रहा है, और फिर बाद के उत्तर भारतीय भी 8-10 परिवार हैं जो इस संप्रदाय को आगे बढ़ाए हैं। इसी प्रकार से शुक्लयजुर्वेदी जो काण्व शाखा है उसमें पेटकर परिवार रहा है, और पुराणिक परिवार जो है वह प्रमुख रूप से रहे हैं। तैतरीय जो शाखा है शुक्लयजुर्वेदी, उसमें जो है द्रविड़ परिवार रहा है, शास्त्री परिवार रहा है, सरमन परिवार रहा है, दातार परिवार रहा है, पालंदे परिवार रहा है, शास्त्री परिवार रहा है, सोमयाजी परिवार रहा है। सामवेद की बात करें तो उसमें कौथमी शाखा में विशेषकर वह हमें उत्तर भारतीय विद्वान उसमें रहे हैं। उसमें नागर परिवार, त्रिपाठी परिवार और बापट परिवार, यह 3 मुख्य रूप से जो है यह प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से अथर्ववेद के क्रम में शौनक शाखीय जो है उसमें रटाटे परिवार और द्विवेदी परिवार के क्रम में हमें प्राप्त होता है। यह 17वीं शताब्दी से लेकर के और अभी प्राप्त जो हमें जो स्वरूप मिलता है उनमें समयाभाव है, लेकिन मैं सिर्फ ऋग्वेद के जो परिवार हैं उनका कैसे यहाँ आने का क्रम हुआ, कैसे वो शिष्य परंपरा बढ़ी, उसके विषय में थोड़ा सामान्य रूप से मैं परिचय देना चाहूँगा। ऋग्वेद की साकल शाखा का संरक्षण संवर्धन में मुख्य भूमिका जो है वह बालकृष्ण जोशी जी का नाम अग्रगण्य है। और बालकृष्ण जोशी जी का जो जन्म समय है वह 1810 ईस्वी रहा है, और उन्होंने अपने पिता के नाम पर जो है एक पाठशाला स्थापित किया था जिनका नाम था दिनकर जोशी, और आपके द्वारा ऋग्वेद की साकल शाखा का विस्तार हुआ। इनके प्रमुख शिष्य बाल दीक्षित काले जी के नाम से जाने जाते हैं। जोशी जी अत्यंत प्रतिभावान विलक्षण प्रतिभा के रहे। आपका परलोक गमन 1877 ईस्वी में हुआ। आपके 2 पुत्र रामकृष्ण दिनकर जोशी, वैदिक प्रवर राम प्रवर दिनकर जोशी, राम जी दिनकर जोशी के अनेक शिष्य संप्रदाय विकसित हुए, जिनमें गोपाल भट्ट पौराणिक, विनायक भट्ट पौराणिक, गोविंदाचार्य शोला पुणकर और बाल रामकृष्ण दीक्षित फड़के इत्यादि। इसके अतिरिक्त आचार्य सोमनाथ शोला पुणकर आप ऋग्वेदी दशग्रंथी वैदिक रहे। आपका जन्म 1818 में काशी में हुआ था। आप काशी के तैलंग स्वामी के मंदिर में 21 घंटे अनवरत संहिता पारायण आपने किया था अपने शाखा का, जो अत्यंत दुष्कर कार्य रहा। इसके अतिरिक्त भी वैदिक प्रवर विनायक भट्ट डोंगरे, आपका जन्म 1830 ब्रह्मावर्त में हुआ था। आपके गुरु तत्सत जी अनेक शिष्यों के वेद के पारंगत किए, जिनमें डोंगरे जी काशी आए और यहीं अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। इसी क्रम में काशी में केलकर घराना या केलकर संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक गोपाल शास्त्री केलकर, उनके पांच पुत्र हुए। माधव शास्त्री केलकर, दामोदर शास्त्री केलकर, नारायण शास्त्री केलकर, हरिभाव शास्त्री केलकर, कृष्ण शास्त्री केलकर। उनका जन्म 1852 के आसपास हुआ था, जिनमें गोपाल शास्त्री, दामोदर शास्त्री क्रमांती वैदिक थे। अन्य पुत्र भी वेद पाठ तथा भागवत पुराण के अध्येता रहे।
आपके द्वारा ब्रह्मा घाट स्थित सेणाबाई मठ में वेदशाला चलती थी। आपके शिष्य संप्रदाय में काशीनाथ हड़ीरकर, सोमनाथ आचवल, बापू शास्त्री सोलपुरकर, रामचंद्र खेलवाड़, घोड़ू दीक्षित केलकर, गोपाल भट्ट इत्यादि। आपके जीवन का अवसान 1904 में हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे अनेक जो परिवार के जो परिचय है, परिचयात्मक क्रम में समय ज़्यादा लगेगा। तो यह जो गुरु शिष्य परंपरा से, गुरु शिष्य मतलब हमने अपने गुरु से जो विद्या प्राप्त की, फिर वह विद्या अपने दूसरे शिष्य को दिया। इसी प्रकार से यह गुरुमुखोच्चारण अनुच्चारण क्रम में वेद की जो संप्रदाय है, इसका विकास का क्रम काशी में प्राप्त होता रहा है। और आज जो है विभिन्न प्रकार के जो सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विज्ञान प्रतिष्ठान के द्वारा जो वेद की पाठशालाएं संचालित हैं, उनके माध्यम से यह लगभग 12-13 शाखाएं आज पूरे काशी में संप्रदाय क्रम में हमें दिख रही हैं। तो इस प्रकार से जो विभिन्न रूप से जो सांस्कृतिक विरासत में, सांस्कृतिक चेतना में काशी की जो वैदिक पांडित्य परंपरा रही, उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समय अभाव है, मैं यहीं पर अपने बात को विराम देता हूँ। जय तो संस्कृत, जय हिंद। धन्यवाद सर। आपने काशी की वैदिक पांडित्य परंपरा से हम लोगों को परिचित कराया। आपने इस क्रम से बताया कि वेदव्यास ने 4 वेदों में वेदों को विभक्त किया। उसकी 1131 शाखाएं हैं, वर्तमान में 13 शाखाएं उपलब्ध हैं। आपने विभिन्न पांडित्य संप्रदायों और उन पांडित्य संप्रदायों का उस परंपरा के परिवर्धन में क्या योगदान है, उसको रेखांकित किया। और विशेष रूप से आपने ऋग्वेद की पांडित्य परंपरा और संप्रदाय का जिक्र हम लोगों के बीच में किया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के डॉक्टर विनय कुमार जी को मैं आमंत्रित करूंगा। आप हमें एथनो आर्कोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ बोट मेकिंग इन वाराणसी, तो उस पर अपने विचार रखेंगे। आदरणीय विनोद डीपी वर्मा सर, जो कि आज के अध्यक्ष हैं, अन्य विद्वज्जन जो मंच पर आसीन हैं, विजय शंकर शुक्ल सर, त्रिपाठी सर, द्विवेदी सर, और सामने बैठे हुए हमारे अन्य गुरुजन, जिनके सामने मैं दुस्साहस कर रहा हूं ये पेपर पढ़ने का। और इसमें सबसे बड़ा श्रेय प्रोफेसर राणा पीवी सिंह सर का है, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया है इस पेपर को पढ़ने के लिए। और साथ में हमारे युवा शोधार्थी मित्र। जो आज हमारा जो टॉपिक है, जो आपके सामने, चूँकि इंग्लिश में है, मैं कोशिश करूँगा कि द्विभाषीय माध्यम से आपके सामने अपनी बात को रख सकूं। और मैं आरंभ करूंगा अपनी एक बात से। आप सबों ने कल से ही सुना है काशी के विभिन्न पहलुओं के बारे में, इसके घटकों के बारे में, संस्कृति के बारे में, विरासत के बारे में। और इस विरासत को जो हमारे काशी के क्षेत्र से बाहर लेकर के जाते हैं, और उसके माध्यम के रूप में जो हमारे कल्चरल ब्रोकर हैं, जिसका कि ये नाम आशा डोनर ने दिया था, परंतु मेरी नज़र में ये कल्चरल एम्बेसडर हैं, जो हमारे इस विरासत को दूसरों के पास पहुंचाते हैं। तो मैं एक सेंटेंस से शुरू करना चाहता हूं। काशी which has not developed as a major pilgrim center of Hindu from time immemorial and a key destination for the foreigners to search for the true soul of the Indian culture. But it is incomplete without focusing the role of our boatmen, boat manufacturing technique and their cultural context. And we know that, we have learned that there are more than 84 ghats at Varanasi, and these colorful ghats and its stone, the narrow lane and its wall, the architecture of the temple, all depict the history and culture of Varanasi or the Kashi, which remain unchanged since the civilization has begun.
And in this scenario, the boatmen of Varanasi, they play an important role to the various types of visitors of the city. And whosoever comes to the Varanasi, a ride in the boat on the Ganga is essential for the visitors to take the essence of Varanasi. Next slide please. Next one please. I will be skipping this portion. मैं इस जो ये इससे पहले का मैं जो हिस्ट्री ऑफ बोट बिल्डिंग है टेक्नोलॉजी, इसको मैं स्किप करना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं जिसका कि सबसे प्राचीनतम जो हमको साक्ष्य जो लोथल के डॉकयार्ड के रूप में भारतीय संस्कृति में हमें मिले हैं। और इसके अलावा जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के जो मंडल है वह 1 नंबर का मंडल, उसमें भी बहुत सारे हमको जिक्र शिप बिल्डिंग के और नौका के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद तदुपरांत अनवरत इसके बारे में हमको जानकारी 7वीं, 8वीं, 11वीं शताब्दी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसके बारे में हमको जानकारी मिलती है, जिसका कि नाम है युक्ति कल्पतरु। 11वीं सेंचुरी में इसकी रचना हुई थी। इस पोर्शन को मैं डिलीट करना चाहूँगा। इससे आगे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल बोट मेकिंग टेक्नोलॉजी की, इसके साक्ष्य हमको भारत के कई प्रांतों से, कई क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। आपके सामने स्लाइड है, आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, जो नाव होते हैं। उसके बाद कर्नाटक में, केरल में, उड़ीसा में और महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और लक्षद्वीप में, इन सभी जगहों से हमें नौका के और बोट के एविडेंस हमको मिलते हैं। इसके बाद मैं सीधा आना चाहूँगा वाराणसी के कॉन्टेक्स्ट में, काशी के कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पे किन किन लोगों ने इस पर्सपेक्टिव से काम तो बनारस के कई पहलुओं पे कई लोगों ने किया हुआ है, लेकिन बोटमैन को लेकर के और उसके को लेकर के जो काम किया है उसमें सबसे जो अर्लीस्ट वर्क है that was done by Dinah L. in 1983 and that was considered as an archetypal text of Varanasi regarding the boatmen of Kashi. And in her book, The Varanasi, the City of the Lights, it revealed the inner spirit of the social religious conditions of the boatmen of Varanasi. And next, the Asa Doron, she was another pioneering anthropologist who has done an extensive fieldwork in Varanasi and has published some excellent articles on the various aspects of Varanasi's boatman. In Doron's tourist host transaction, she mentions the boatmen of Varanasi as the cultural broker. The everyday life of the boatman community, their interaction with the tourist and the ritual economy of the Varanasi has been discussed very elaborately in her writings. Then Kelly D. L.A. in her papers, she has discussed about the Ganga and the Gandagi, interpretation of the pollution and the waste of Varanasi, which is now, we can say that because of the effort of our Honorable Prime Minister, it is now, we are in a much better position. And next, another work which has been done on the Varanasi is the work of Neeta Kumars in her fascinating work of Friends, Brother and Information, Fieldwork Memoirs of the Varanasi with the interaction with the boatmen of Varanasi, in which she has brilliantly narrated her fieldwork experience in Varanasi. Last but not the least is the name of the authority of Dr. Professor Rana P.V. Singh sir, who is sitting here in this hall, and in his several papers on the books, he has written about the Varanasi from the very other perspective regarding the urban history, cultural geography and the heritage study in a holistic manner, which we have already heard him. So the main objective of my paper, next one please, slide change kar dijiyega. So next one please, the main objective through my paper I want to show about the documentation of the traditional method of the boat manufacturing in Varanasi, also to know about the social condition of this boatman community, to study the ritual essence, that is the ethno-archaeological perspective of these boatmen, and to explore the socio-economic life of these boatman community in Varanasi, especially their engagement with the tourist, and to explore the problems faced by these boatmen nowadays.
So the methodology which I adopted, I had done the extensively field work for around 1 month with this boatman community, and I interacted with them and documented all these things which I will be showing you through the help of my questionnaire. Next one, please. So this was the questionnaire which I had revised, and I had interacted with this boatman and some of the boatmen which I will be Sahni. One was the Ratan Sahni, he helped me a lot, along with my friend Dr. Sachin Tiwari, he was with me, and we both of us there, we have done the extensive field work with these boatmen. Next one, please. Before Corona or after? So it was before Corona, and unluckily I want to say that after that only the lockdown was imposed in India, sir. Next one, please. So this was my interaction with these boatmen. Next one. So you can see. Next one, please. So when we talk about the type of the boats which are being now sailing in the waters of Ganga at Varanasi, you can see here, these are the houseboat, which is also known as Bajra. Then we have the Garter, we have the Dinghi, we have the Karta, the Naiya or the Dongi, and Palwar, Pinni, Mayur, and the Goda Dobil. Next one, please. Next one. So first of all, I will be talking about the method, what was the method, how these boats are being made. So the first one, the process starts with the laying of the Madia. I will be talking about the different parts of these boats, and this Madia is also known as keel, and keel is the foundation beam of the boat, and the massive piece of the wood is supported on a branching stern about the foot above the ground at both ends. And this is a step to take to Banta, next component of this boat. And then we have the Sikka, which is also known as a stern, that is the pointed front part of the boat. And then all these are made up of the massive pieces of the timber. And the keel is laid first, and later the goody or the plank or the ribs are attached. And usually for the keel and the stern, one single piece of the wood is always used. And the planks are then fastened horizontally on either side of the keel. And the planks, they are joined edge to edge. Then is the darga or the rudder, which is a flat board piece of the wood, which is mainly used for getting the forward lead to the expected direction, and is not seen in all traditional crafts. And in some craft, the rudder is replaced by the paddle or the oar, and which functions as a rudder. And then paddle is a short oar with a broad blade at one or the both end, and oar is pole with a flat blade used in rowing. So these are necessary for a straight and the swift movement of the boat. And generally all the ships use the wind power, and in the ship the mast is fixed on the ribs above the keel, and the mast is made out of the timber tree, but the builders prefer to the bamboo piece because of its suitability to make a mast along and they strong. Then is the pal or the sail, is a sheet of the canvas spread to catch the wind and move a boat forward. Next one, please. Next one. Next one. I have already discussed all these. Next one. So you can see here, these are how many number of the pieces are being used for constructing all these different part of this boat. You can see here, in case of Madia, which is also known as the keel, it uses the 26 number of these pieces of the wood. And the cost, I have also given the cost of all these making of these boats. It is around 500 to 700 rupees, and as per the requirement of the cost of the wood. And this is all these parameters I have given here. Next one, please. Next one. So raw material which are being used for the manufacturing of all these this boat here, you can see here. Next one, please. So these are the different parts of the boat which you can see here with different nomenclature. आप इसको देख सकते हैं इसको कि कैसे बनाते हैं, और इसके आप डिफरेंट स्टेजेस मैं आपको दिखाऊंगा. नेक्स्ट वन. ये देखिए कि ये जो डिफरेंट पार्ट जो अभी मैंने बात की आपको, गुड्डी किसको कहते हैं, सिक्का किसको कहते हैं, बनता क्या होता है, गोला क्या होता है, चपकन क्या होता है, दरगाह क्या होता है, भटकारी क्या होता है, ये सारे इसके बारे में डिटेल हमने जैसे चर्चा की है अपने पेपर में. नेक्स्ट वन. सो ये देखिए. नेक्स्ट वन प्लीज. सो सबसे पहले क्रिएटिंग ऑफ द फ्रेम ऑफ द बोट, जो फर्स्ट स्टेज होता है आप ए में देख सकते हैं. बी स्टेज में देखिए इसका जो मिड फेज होता है इसको बनाने का, और तीसरा जो फेज होता है उसमें कोटिंग ऑफ द कोल टार ओवर द नेल एंड द क्रैक्स. यू कैन सी. नेक्स्ट वन.
And these are the different stages for the manufacturing of this boat. You can see. Next one, please. So you can see here, after the whole wooden work is open to the square for drying purpose, and then back view of the same boat is there. Then coal tar is being applied, and polish is also sometime given on these boats. Next one, please. So now we have seen all these things, but the most important thing is the associated ritual while they are making these boats. We know that these boatmen of the Varanasi, they are practicing some rituals which were related to their occupation. And Vishnu Nisha, which was the person who gave me the information, he informed me that they believe in the concept of Sitla Mata or Ganga Mata or Hanumanji or Kevat Raj. And among this, the Nau Puja is the most important, famous for their manufacture. When they start the manufacturing of these boats, जब वो अपना आरंभ करते हैं बनाना, तो सबसे पहले वो लोग अपने जो है सो नौ की पूजा करते हैं. और वो कैसे करते हैं, उसके लिए वो सबसे पहले आटे की पूड़ी, गाजर का हलवा और चावल को लेकर के वो प्रसाद बनाते हैं और वहाँ वो रखते हैं जमीन पे. वहाँ पे पंडा जी को बुलाया जाता है, पानी छिड़कते हैं वो लोग और उसके बाद जो है सो वो अपना काम जो है सो आरंभ करते हैं. And they also take sacrificial things which I already told you. Then all these people, they gather into the boat and boat start to reach to the opposite side of the Ganga. तो दूसरी साइड जो रामनगर की साइड का तरफ है वहाँ वो लोग जाते हैं. And in the opposite side of this Ganga, they make the statue of Lord Shiva and Lord Shiva with the help of the sand. And they worship that statue, and thereafter they come back to the main ghat where they start worshipping the Lord Shiva. And at last they go to the Sitla Mandir temple and they worship their goddess Sitla. And according to some other boatmen which I interacted, they also worship the Kevat Raj on that day because they believe that the Kevat was their god, and because it was believed that the Kevat helped Lord Ram to cross the river in his boat for the first time, and so he is considered to be the Nau Devta for these boatmen. So coming to the conclusion, what I wanted to say through my paper, you can see here, next one please, next one. So this structural change is always, nowadays it is emerging very rapidly in the social structure of these boatman community. And the entire boatman community now it is facing the problem of economic crisis, and because of this they have changed their livelihood and now they are going abroad from this place. And because of the lack of the government intervention also, they have enlarged the vulnerability of this boatman community. And because of this absence of this government measure on education or the health for their children or their family member and the women of these boatman community, now they are in the verge of extinct, or I don't know what will happen now future after this construction of this corridor, and I think it will be boosted now. And this study now that suggests that a proper development scheme for these people regarding in terms of the socio-economic condition of this boatman community should be taken by us, taken by the government. Thank you very much. Thank you, Dr. Binod ji. Binod ji highlighted the different issue relating to boat making. He also collected the number of evidence regarding the manufacturing of boat and different ritual like Nau Puja. We are very thankful to Dr. Binod ji for highlighting different issues. के समन्वयक और संस्कृत के विद्वान प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी को आमंत्रित करूंगा. आपका विषय है सांस्कृतिक ऐक्य का केंद्र काशी. आदरणीय द्विवेदी जी भारत की परंपरा में और काशी की परंपरा में एक चर्चित और विद्वान व्यक्ति हैं. मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना वक्तव्य देकर हमें अनुग्रहित करें. आदरणीय प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी. महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमिवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमर्गणैर्व्याकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्. आज के इस विशिष्ट सत्र में अध्यक्षता कर रहे आचार्य प्रोफेसर वर्मा जी, प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी, प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी और अभी
जिन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण शोध पत्र प्रस्तुत किया, प्रोफेसर विनय जी, सभा में उपस्थित काशी के इतिहास, काशी की संस्कृति, काशी की देव प्रतिमाओं पर सर्वाधिक काम करने वाले आचार्य प्रोफेसर राणा जी, रचना जी तथा विभिन्न क्षेत्रों से पधारे काशी के विद्वान एवं प्रिय छात्रों, जैसा कि अभी विद्वान संचालक महोदय ने बताया कि मेरा विषय है काशी सांस्कृतिक ऐक्य की नगरी। मैंने इसको केंद्रित किया है कि काशी में शैव, वैष्णव, शाक्त, बौद्ध, जैन, सिख, इन्हीं सभी संप्रदायों के अतिरिक्त इस्लाम और ईसाई के भी धर्मस्थल बने हुए पाए जाते हैं। इसलिए काशी अनेक धर्म तथा संप्रदायों को मानने वाले जन समुदाय की समरसता के साथ उनके निवास का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ के लोक व्यवहार में सभी का आदर कर जीवन यापन की भावना प्रबल रूप से पाई जाती है। सनातन परंपरा के अनुयायियों की बहुलता होने पर भी अन्य धर्मों और संप्रदायों को अपनी मान्यताओं के अनुरूप स्वतंत्र रूप से आस्था प्रकट करने का सुअवसर काशी में निरंतर सुलभ रहा है। बिना किसी भेदभाव के भारतीय संप्रदायों में शैव, वैष्णव, शाक्त, बौद्ध, जैन की प्रबल स्थापना काशी का अपना स्वरूप है। इसलिए यह अपना कहना अतिशयोक्ति न होगी कि काशी सर्वधर्म समभाव की नगरी है। एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, अपारे खलु संसारे सारमेतत् चतुष्टयम्, काश्याम वासस् सताम संग गंगाम्भ शंभु पूजनम। इस संसार, संपूर्ण संसार सारवान है, लेकिन इसमें चार ही चीज सारवान मानी जाती है। वो है काश्याम वासः, सताम संगः, काशी में निवास करना हम सभी के लिए अत्यंत ही सौभाग्य का विषय है, और उसके साथ सज्जन व्यक्तियों का संग, और भगवती गंगा जो कि भगवान शंकर की जल मूर्ति मानी जाती है, उनका सानिध्य, और इससे सबसे ऊपर शंभु भगवान शंकर का पूजन। तो सबसे पहले मैं लेता हूं कि काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। अविमुक्त शब्द पर जब हम विचार करते हैं तो यहाँ अवि शब्द का अर्थ है पाप। तो अवि अर्थात पापों से मुक्त या मुक्ति दिलाने वाला क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो पापों से मुक्त है या जहाँ निवास करने से हमें पापों से मुक्ति मिलती है, इसलिए इसको अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। अविमुक्त समम क्षेत्रम न भूतो न भविष्यति, न तादृशम न गगने न भूम्याम न रसातले, ये कहा है पुराणों में। अविमुक्तम सदा लिंगम, यहाँ अविमुक्तेश्वर महादेव का लिंग प्रतिष्ठित है और यही आदि लिंग माना जाता है। विश्वेश्वर लिंग के पहले का जो लिंग है वो अविमुक्त लिंग माना जाता है। अविमुक्तम सदा लिंगम योत्र दक्षति मानवः, न तस्य पुनरावृत्ति कल्प कोटि शतैरपि, आदिलिंगमिदं प्रोक्तम अविमुक्तेश्वरम महत्, ततो लिंगांतराण्यत्र जातानि क्षितिमंडले, अविमुक्तेश्वरम लिंगम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। यह मुक्त लिंग के महत्व के विषय में यहाँ बतलाया गया है। वर्तमान जो विश्वेश्वर धाम है, उस के जो शिवलिंग है उसको विश्वेश्वर शिवलिंग कहा जाता है, और इसके 5 मंडप माने गए हैं। और 5 मंडप, इनमें 4 दिशाओं में 4 मंडप हैं, और मध्य मंडप में विश्वेश्वर शिवलिंग प्रतिष्ठित है। दक्षिण में जो मंडप है उसको कहते हैं मुक्ति मंडप, पश्चिम में जो मंडप है वो श्रृंगार मंडप या रंग मंडप, उत्तर के मंडप को कहते हैं ऐश्वर्य मंडप, और पूर्व में है ज्ञान मंडप। इसका मुख्य द्वार पश्चिम दिशा की ओर माना जाता है। काशी में स्कंद पुराण का जब हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ जो काशी खंड में मिलता है, यहाँ 511 शिवलिंग है। इसमें 11 है स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, देवताओं द्वारा स्थापित 46 शिवलिंग है, ऋषियों महर्षियों द्वारा स्थापित 47 शिवलिंग है, शिव भक्तों द्वारा स्थापित 40 शिवलिंग है, और शैव तीर्थों के प्रतीक के रूप में 68 शिवलिंग यहाँ पर है। नवग्रहों के द्वारा स्थापित 9 शिवलिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, और शिवगण शंकुकर्ण, महाकाल, घंटाकर्ण, महोदर, सोमनंदी, नंदीशेणी, इनके द्वारा स्थापित 40 शिवलिंग काशी में है। इन सब की संख्या यदि मिलाई जाए तो 511 आ जाती है। और काशी के बारे में कहा जाता है कि यह मुक्ति क्षेत्र है, और मुक्ति का अर्थ समझ लीजिए, मुक्ति का अर्थ स्मशान में शरीर का अंतिम संस्कार करने से नहीं है। अन्यानि मुक्ति क्षेत्राणि काशी प्राप्ति कराणि, काशीं प्राप्य विमुच्यन्ते नान्यथा तीर्थ कोटि भी, ये कहा गया है पुराणों में कि काशी के महत्व के विषय में मान्यता है कि अन्य मुक्ति क्षेत्र स्वर्ग साधक हैं,
तो काशी मुक्ति का साधक है। मुक्ति से तात्पर्य है स्थूल, भौतिक, सूक्ष्म अंतःकरण और लिंग अर्थात वासना, इन 3 शरीरों से मुक्ति। तो केवल स्थूल शरीर से यदि उसको हम उसका संस्कार कर देते हैं, उसके अंत्येष्टि संस्कार कर देते हैं, तो उसको हम मुक्त नहीं मानते। तो पांच भौतिक स्थूल शरीर, सूक्ष्म जो इंद्रिया तथा अंतःकरण है, मनमुंदी अहंकार है ये, और लिंग शरीर जो संस्कार या वासना के रूप में है, जब लिंग शरीर से मुक्ति मिलती है तो वस्तुतः हम मुक्ति, उसको मुक्ति कहते हैं। इन तीनों से मुक्ति का नाम ही वास्तविक मुक्ति मानी जाती है। इसके अतिरिक्त जब हम विचार करते हैं भगवान शिव पर, तो वहां कहा जाता है कि भव सर्वो रुद्र पशुपतिग्रस्त महांस तथा भीमेशाना वितीयत भिदानाष्टकमिदम। भगवान शंकर के 8 नाम महिम्न स्तोत्र में प्राप्त होते हैं। इसमें देखिए जो रुद्र रूप है भगवान का वो सूर्य में प्रतिष्ठित है, जो भगवान का भव रूप है वो जल में प्रतिष्ठित है, जो भगवान का शर्व रूप है वो भूमि में प्रतिष्ठित है, जो भगवान का ईशान रूप है वो वायु में प्रतिष्ठित है, और जो भगवान का पशुपति रूप है वो अग्नि में प्रतिष्ठित है। भीम रूप आकाश में प्रतिष्ठित है। उग्र रूप दीक्षित में, दीक्षित से तात्पर्य है यज्ञ दीक्षित यजमान, और जो महादेव रूप है वो भगवान का वो चंद्रमा में प्रतिष्ठित है। ये सब उद्धरण कहाँ मिलते हैं? रघुवंश की टीका में मिलते हैं। हेमाद्रि की जो रघुपंजी का टीका है वल्लभ देव की, उसमें ये उद्धरण हमको मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप देख लिए, जो भव सर्वो रुद्र पशुपति रथोग्र, उग्र शब्द का उल्लेख मिलता है जब कौत्स जाते हैं भरतंतु के शिष्य महाराजा रघु से दान लेने, तो वहां उन्होंने पूछा कि अप्यग्रणीर मंत्रकृताम ऋषीणाम कुशाग्र बुद्धे कुशली गुरुस्ते जतस्तया ज्ञानवशेषमाप्तम चैतन्य मुग्रादिव दीक्षितेन। जैसे यज्ञ दीक्षित यजमान उग्र अर्थात भगवान शंकर से चेतना प्राप्त करता है, शक्ति प्राप्त करता है और यज्ञ में प्रवृत्त होता है, वैसे ही तुमने अपने गुरु से समस्त ज्ञान प्राप्त किया है। तो यहाँ उग्र मूर्ति के रूप में चैतन्य दीक्षित यजमान प्रतिष्ठित है। वो बड़ी ही प्रसिद्ध कथा है। अभी आचार्य प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी ने अपने शोध पत्र में कहा कि नाद के रूप में हम भगवान शंकर का काशी में उच्चार करते हैं। तो ये नाद है क्या? ये नाद है प्रणव। प्रणव में प्र का अर्थ है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर, और इस प्रणव और उसको पार कराने की जो नौका है उसको हम प्रणव कहते हैं। प्रो ही प्रकृति जातस्य संसारस्य महोददेः, प्रो ही प्रकृति जातस्य संसारस्य महोददेः नवम नवांतरमिति प्रणवम वै विदुर्बुधाः। ये वैसी नाव है जो कि इस संसार रूपी सागर को पार कराने वाला, प्रपंच से पार कराने वाली नौका है। दूसरा अर्थ जो प्रणव का किया जाता है वो प्रकर्षेण नयेत वह युष्मान मोक्षम इति प्रणवः। प्रकर्षेण नयेत वह युष्मान मोक्षम इति प्रणवः। और तीसरा अर्थ किया जाता है प्रपंचो नास्ति वो युष्माकं प्रणवम विदु प्रकर्षेण नयेद्यस्मान मोक्षम प्रणवम मोक्षम व प्रणवम विदु। इसीलिए प्रणव को ध्वनिलिंग माना जाता है भगवान शंकर का। प्रणवम ध्वनिलिंगम तु नादलिंगम स्वयंभुवः, बिंदुलिंगम तु यंत्रम स्यान्, मकारम तु प्रतिष्ठितम, उकारम चरलिंगम स्यादकारम, गुरु विग्रहम षड्लिंग पूजया नित्यम, जीवन मुक्तो न संशयः। स्वयंभूलिंग नाद स्वरूप होने से नादलिंग कहा गया। यंत्र का जो अर्घा है भगवान का वो बिंदु स्वरूप होने से बिंदुलिंग कहा गया। अर्घे में अचल रूप से प्रतिष्ठित शिवलिंग मकार रूप होने से मकार लिंग कहा गया, और सवारी आदि निकालने के लिए जो चरलिंग होता है उसको उकार स्वरूप कहा गया। पूजा की दीक्षा देने वाले गुरु या आचार्य का जो विग्रह है वो आकार का प्रतीक होने से आकार लिंग माना गया। इस प्रकार षडलिंग स्वरूप प्रणव में प्रतिष्ठित आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में ये लिंग के 6 भेद हैं। इनकी नित्य पूजा से साधक जीवन मुक्त हो जाता है। इसके बाद एक बात और मैं यहाँ प्रस्तुत करूंगा कि भगवान शंकर को भस्म बहुत प्रिय है। तो भस्म का तात्पर्य क्या है इसको आप समझ लीजिए कि कहा गया है पुराणों में कि जैसे राजा राज्य से सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सस्यादि को जलाकर उसका सार ग्रहण करता है। आयुर्वेद में आपने देखा होगा स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, लौह भस्म,
वो उसका सारभूत तत्व है। रजत का जो सारभूत तत्व है वो भस्म रूप में हम ग्रहण करते हैं, और जठरानल भोज्य पदार्थ को जलाकर उसका सार तत्व अपनाता है। भोज्य पदार्थ को जलाकर उसके सार को हम जठरानल के माध्यम से अपने शरीर में ग्रहण करते हैं। तो सारतर वस्तु से स्वदेह का हम पोषण करते हैं। उसी प्रकार प्रपंचकर्ता परमेश्वर शिव अपने आधेय प्रपंच को जलाकर, ध्यान दीजिएगा, अपने आधेय प्रपंच को जलाकर उसके भस्म रूप सार तत्व को अपने शरीर पर ग्रहण करते हैं। ये भस्म का अर्थ है। शिव ने प्रपंच को दग्ध कर उसके सारभूत भस्म को शरीर में पोत रखा है। ये आप ध्यान रखिए, भस्म का अर्थ शिव ने प्रपंच को दग्ध कर उसके सारभूत शरीर, सारभूत भस्म को अपने शरीर में लगा रखा है। और शिव के शरीर में जो भस्म है वो रत्न स्वरूप में स्थापित है। और एक बात और ध्यान रखिए, आकाश के सार तत्व से भगवान शिव के केश बने हुए हैं, वायु के सार तत्व से उनका मुख बना हुआ है, अग्नि के सार तत्व से उनका हृदय है, जल के सार तत्व से कटिभाग है, और पृथ्वी के सार तत्व से घुटनों को धारण किया गया है। इसी प्रकार उनके विभिन्न अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। स्वरत्नम स्थापयामास स्वकीये ही शरीर के केशम आकाश सारेण वायु सारेण वै मुखम हृदयम चाग्निसारेण त्वपाम सारेण वै कटिम जानुम चाव निसारेण तद्वत् सर्वम तदंगकम। ये सब बातें हमको शिव पुराण में विस्तार के साथ मिलती हैं। और भगवान शंकर के मस्तक पे जो त्रिपुंड है वो त्रिपुंड वस्तुतः ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों के सार तत्व के रूप में माना जाता है। एक बार और ध्यान रखिएगा कि 4 आश्रम माने जाते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। लेकिन चारों आश्रम से श्रेष्ठ माना जाता है शिवाश्रमी भक्त। शिवाश्रमी भक्त को काशी में चारों आश्रमों से सर्वोच्च माना गया है। तो वो शिवाश्रमी भक्त कौन हुआ? जो कि शिव मंत्र के साथ भस्म को धारण करने वाला साधक है, उसको काशी में शिवाश्रमी भक्त कहा जाता है। भगवान शंकर को गुरु क्यों कहते हैं? तो उसके लिए भी कहा है, गुणान रुंद इति प्रोक्तो गुरु शब्दस्य विग्रह। अर्थात ये सत्वरजस तमस तीनों गुणों से ऊपर उठाकर भक्त को एक परम वैराग्य की अवस्था में पहुंचाते हैं भगवान शिव, इसलिए उनको गुरु यह संज्ञा दी जाती है। और प्रणव शब्द के और भी कई यहाँ पर अर्थ दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से काशी शैव धर्मानुयायियों का एक अभूतपूर्व केंद्र है। लेकिन केवल शैव और विश्वेश्वर की स्तुति जो ब्रह्मवैवर्त पुराण में हमको प्राप्त होती है वो अद्भुत है। जय विश्वेश्वर विश्वाधार विश्वरूप विष्णुप्ते वामदेव महादेव देवादिदेव दिव्य रूप दीनानाथैक शरण शरणागत वज्र पंजर साधिताखिल कार्य कार्यातीत कार्य कारण कामादि तृण दाहन दानवांतर दारिताखिल दारिद्र जितेंद्रिय प्रिय जितेंद्रियैक गम्य काशीस्थ स्थावर जंगम निर्वाणदायक त्रिदश नायक काशिका प्रिय नमस्ते नमस्ते। ये स्तुति है भगवान शंकर की ब्रह्मवैवर्त पुराण में। इसी प्रकार काशी में, जैसा कि आचार्य प्रोफेसर शुक्ल जी ने कहा कि काशी में जंगमबाड़ी में वीर शैव लिंगायत संप्रदाय का सुप्रसिद्ध मंदिर है। काशी में शंकराचार्य पीठ सुमेरु पीठ कहा जाता है। और आदि शंकराचार्य ने काशी में पंचक्रोशी की परिक्रमा कर अनेक शिवलिंगों की स्थापना की थी। आज भी महाशिवरात्रि पर्व पर काशी में इसके परिक्रमा का विधान है। पंचक्रोशी मणिकर्णिका घाट से संकल्प लेकर कर्मदेश्वर महादेव, भीमचंडी, रामेश्वर, पंचपांडव आदि होते हुए कपिल धारा पहुंचकर मणिकर्णिका में संकल्प छोड़ने का विधान काशी में है। दूसरा जो संप्रदाय काशी में पाया जाता है वो है वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय के विषय में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर पुष्टिमार्गी वल्लभाचार्य का स्थान है, यहाँ पर द्वैताद्वैत संप्रदाय का स्थान है, यहाँ पर गौड़ीय वैष्णव धाम है, यहाँ पर संत गानेश्वर के शिष्य नामदेव और एकनाथ भी यहाँ आए थे और उन्होंने उपासना की थी। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी जो परम वैष्णव थे, लेकिन उन्हें भी शिव जी की स्तुति भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। और इसके बाद यहाँ पर वारकरी संप्रदाय का भी बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, जो पंढरपुर के वारकरी संप्रदाय है। उनके 4 या 5 मंदिर यहाँ पर माने जाते हैं। 2 स्थान बड़े प्रसिद्ध हैं विष्णु तीर्थ के रूप में। एक तो है आदिकेशव
और दूसरा है आपका बिंदु माधव। काशी खंड में उल्लेख आता है कि काशी में 105 नारायण प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं। और काशी का जो वैष्णव प्राचीनतम वैष्णव तीर्थ है वो है वरुणा तथा गंगा के संगम पर स्थापित आदि कैशव का सुप्रसिद्ध मंदिर। मत्स्य पुराण में इसका उल्लेख आता है और यह गढ़वाल वंशी राजाओं के कुल देवता है। दूसरा जो प्रसिद्ध मंदिर है वो बिंदु माधव का मंदिर, जो कि पंचगंगा घाट पर स्थित है, बिंदु माधव देवस्थान में स्थापित है। अग्निबिंदु ऋषि गंडकी नदी के तट पर पंचनद तीर्थ नेपाल में तपश्चर्या कर रहे थे। प्रभु ने उनको दर्शन दिए और काशी में प्रतिष्ठित होने का वरदान दिया। मुस्लिम आक्रमण के बाद बिंदु माधव मंदिर का जीर्णोद्धार छत्रपति शिवाजी के द्वारा कराया गया था। महाप्रभु वल्लभाचार्य के वंशज तेलंगाना से काशी आए और उन्होंने पुष्टिमार्गी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। पुष्टिमार्गी से तात्पर्य क्या है? सेवा, सत्संग और स्मरण, इन तीन के माध्यम से ईश्वरीय कृपा प्राप्त करते हुए भक्ति को पुष्ट करने पर उन्होंने बल दिया। तो किसको पुष्ट करना है? भक्ति को पुष्ट करना है, लेकिन कैसे? सेवा, सत्संग और स्मरण के माध्यम से। और इन्होंने अष्टाक्षर मंत्र दिया, श्री कृष्ण शरणम मम। इसके बाद द्वैताद्वैत के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य भी यहाँ का भी स्थान काशी में है। इसके बाद मधुसूदन सरस्वती जी, जिन्होंने कि श्रीमद भगवत भक्ति रसायनम, अद्वैत सिद्ध, सिद्धांत विद्दु, प्रस्थान वेद, गीत गोविंद पर आनंद कादमिनी टीका लिखी, उनका भी यहाँ पर बड़ा प्रसिद्ध स्थान था। और वे दिगंबर परमहंस की शिक्षा से उनको श्याम सुंदर के दर्शन भी हुए थे। इनकी अत्यंत प्रसिद्ध स्तुति है ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कालिंदी पुनिनोदरे किमपि यन्नीलम महो धावती। भगवान विष्णु की स्थिति और वंशी विभूषित करान्नवनील धावात भी उन्हीं का बड़ा प्रसिद्ध स्तोत्र है। महिम्न स्तोत्र में प्रस्थान त्रयी के नाम से प्रसिद्ध है। त्रयी सांख्यम योग पशुपतिमतम वैष्णवमिति। और इस पर भाष्य लिखा आपके मधुसूदन सरस्वती जी ने। गौड़ीय वैष्णव मत के प्रवर्तक महाप्रभु चैतन्य ने जगन्नाथपुरी से वृंदावन की यात्रा के क्रम में काशी में आए और यहाँ पर निवास किया था। संत ज्ञानेश्वर के शिष्य नामदेव एकनाथ काशी आए। इसी प्रकार वारकरी संप्रदाय, बौद्ध संप्रदायों के विषय में यदि आप देखें तो भगवान बुद्ध ने काशी में ही अपनी प्रथम उपदेश दिया था। जब भगवान बुद्ध को उपदेश मिल गया, ज्ञान मिल गया, तो उनके मन में आया कि ये संसार तृष्णारत है, कामरत है, इसको उपदेश देने से क्या लाभ। तो वो परम वैराग्य की अवस्था को प्राप्त हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि नहीं, अतर्क और सूक्ष्म परमार्थ का बोध जो तुमको प्राप्त हुआ है उसको राग द्वेष और मोह माया में पड़े संसार के कल्याण के लिए उन तक आप ले जाइए। तब तक उनके दोनों गुरु आनार कलाम और उद्दम राजपुत्र दोनों ही उद्दक रामपुत्र उन दिवंगत हो चुके थे। तो वे अपने 5 शिष्यों को खोजते हुए बनारस काशी आए और मृगदाव में उन शिष्यों के साथ बैठकर उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन किया। तो जो धर्मचक्र प्रवर्तन किया वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। चरत भिक्के चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अर्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानाम। चरत भिक्खवे धम्मम आदि कल्याणम मज्जे कल्याणम परियोसन कल्याणम सार्थम सव्यंजनम केवल परिपुणम परिशुद्धम ब्रह्मचर्य प्रकाशित। ये सब बातें इसमें आई हैं और यहीं से आपका बौद्ध धर्म आपके इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, फिलीपींस, जापान इत्यादि अनेक देशों में फैला। तो ये काशी को श्रेय जाता है। जैन संप्रदाय के बारे में जहाँ कहा जाता है तो 4 तीर्थंकर हुए काशी में। तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ, तीर्थंकर चंद्रप्रभ, तीर्थंकर श्रेयांशनाथ और तीर्थंकर पार्श्वनाथ। और ये बड़ा ही प्रसिद्ध है, आप सभी इनके बारे में जानते हैं। और एक बात जान लीजिए कि 4 कल्याणक होते हैं तीर्थंकरों के, गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान। तो इन तीर्थंकरों के 4 कल्याणक काशी में संपन्न हुए। और इनके जैन धर्म में ज्ञान के 5 भेद माने गए हैं। मति, श्रुत, अवधि, मनपर्याय, केवल ज्ञान। तो ये 5 प्रकार के ज्ञान इन तीर्थंकरों को काशी में प्राप्त हुए। ये बहुत बड़ा अवदान है जैन धर्मावलंबियों के लिए काशी में।
तो इसको संक्षिप्त करते हुए, क्योंकि और आगे जैन तीर्थंकरों के विषय में बहुत सी बातें इसमें लिखी हुई हैं, इतना ही उल्लेख करते हुए समय का ध्यान रखते हुए मैं अपने वक्तव्य को यही समाप्त करता हूँ। काशी अद्भुत है, शब्द में समेटी नहीं जा सकती है। और सर ने जो व्याख्यान दिया है वो 5 घंटे का व्याख्यान 15 मिनट में दिया गया है। जिस तरह से आपने शैव परंपरा को एक साथ रखने का प्रयास किया है, मैं तो काशीवास की महत्ता से लेकर के अवमुक्त शब्द का अर्थ, विश्वेश्वर लिंग के मंडलों की महत्ता, 511 लिंगों का चित्रण और इतिहास, मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है, स्थूल से लेकर के सूक्ष्म शरीर दोनों की मुक्ति, और उसके उपरांत प्रणव का क्या अर्थ है, रघुवंश की टीका को आपने व्याख्यान किया। फिर नागलिंग, बिंदुलिंग, मकारलिंग, ओंकारलिंग, अकारलिंग की व्याख्या आपने की। भस्म के शब्द को आपने व्याख्यायित किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व संकाय प्रमुख और पूर्व अपर निदेशक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भारत सरकार, प्रोफेसर डीपी वर्मा सर को आमंत्रित करते हैं। मंच पर विराजमान मनीषीगण, इस सभागार में उपस्थित विद्वंजन, अध्यक्षता उद्बोधन करते समय मैं अपने खुद बहुत बेचैनी महसूस कर रहा हूं कि समय बहुत ज्यादा हो गया और मैं आपकी बेचैनी भी महसूस कर रहा हूं। लेकिन हमने 4 विद्वानों को सुना। सबसे पहले प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी ने राष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी काशी को बहुत अच्छी तरह चित्रित किया। यह बतलाया कि यह भारत के वैश्विक रूप को स्थापित करता है, जहां नैतिक मूल्य और बौद्धिक विकास काशी से ही प्रारंभ होता है। यह संस्कृति कहीं नई बाहर से नहीं आई, वरन यह अपने आप इसका स्वरूप बदलती चली गई, और यह इसमें बहुत बड़ा योगदान सांप्रदायिक व्याख्या के संप्रदाय का है। साथ ही साथ प्रोफेसर शुक्ल जी ने व्यक्त किया कि भारतीय विद्युत मणिषा का बहुत बड़ा योगदान है, और इसी क्रम में मैं पाते हैं प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी ने जहां काशी की वैदिक पांडित्य परंपरा पर विस्तार पूर्वक बड़ा शोधपूर्ण व्याख्यान दिया, और उन्होंने इस चीज को बताने की कोशिश की कि मठों, राजघरानों द्वारा विद्वानों ने वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाया है। साथ ही साथ 2 अन्य जो पत्र पढ़े गए, डॉक्टर विनय कुमार ने जो एथनो आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ बोट मेकिंग इन इंडिया, यह भी इस चीज का द्योतक है कि इस काशी में रहने वाला हर व्यक्ति कहां से किस प्रकार संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना एक योगदान दे रहा है। और यह बोट का नावों का निर्माण करने वाले ये लोग जो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, इस संस्कृति को देखने समझने के लिए जो विदेशों से जो लोग आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, उनके साथ यह कैसा संपर्क बना रहे हैं, इनका भी योगदान अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, जिस पर डॉक्टर विनय कुमार जी ने प्रकाश डाला। और अंत में सांस्कृतिक ऐक्य केंद्र काशी के रूप में प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी ने इस का भारतीय सनातन शाश्वत संस्कृति के अंदर जो सर्वग्राह्यता है उस पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है। हम सभी इन चारों विद्वानों के विचारों से बहुत ही प्रभावित हुए हैं। यहां मैं यह कहना चाहूंगा संक्षेप में कि भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी हमारी प्राच्य संस्कृति और सभ्यता की अमूल्य धरोहर है, धार्मिक आस्था और अटूट श्रद्धा का अभूतपूर्व केंद्र है। ये भारतीय चिंतन और संस्कृति का साकार स्वरूप है। विभिन्न परंपराओं की निरंतरता में प्रवाह भी काशी की विलक्षणता है। काशी उस समष्टिगत चेतना का नाम है जिसका अस्तित्व कई हजारों वर्ष पहले हुआ था। परंपरा और इतिहास दोनों ही दृष्टि से काशी एक विलक्षण नगरी है। यहाँ की हर धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियां, मेला, पर्व, उत्सव में अतीत की परंपरा
जीवंत रूप में देखने को मिलती है और इसको हम आसानी से महसूस कर सकते हैं। यहां मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि विगत वर्ष मुझे भोपाल में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज से मुलाकात हुई। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि आप भोपाल से वापस फिर बनारस जा रहे हैं। मैं बनारस कभी नहीं गया, मैं आना चाहता हूं। मैंने उनसे कहा आप आइए, मेरे घर रुकिए, लेकिन यह सोचकर आइए कि काशी आपको 1 दिन 2-3 दिन के लिए देखने के लिए नहीं, काशी को अगर जानना है, समझना है, इसको अनुभूति करना है, तो आपको कम से कम 8 और 10 दिन तक यहाँ रहना पड़ेगा। लोगों के आचार व्यवहार, इसकी संस्कृति को जब तक आप देखेंगे नहीं, आप काशी की संस्कृति को समझ नहीं सकते। और उन्होंने यह वादा किया है कि हम जरूर आएंगे, ये कोरोना काल समाप्त होगा तो मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। अंत में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि काशी की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा में आध्यात्म, दर्शन, ज्ञान, संगीत और विभिन्न कला जैसे गुणों का समावेश है। इसकी सभी परंपराएं और ज्ञान धाराएं न सिर्फ अक्षुण्ण रही हैं, बल्कि समय समय पर संवर्धित होती रही हैं। राष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी ने सिर्फ अपने अस्तित्व को ही समृद्ध नहीं किया, बल्कि पूरे समाज को लाभान्वित किया है। यहां से वैश्विक स्तर पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रतिष्ठित किया जा सकता है। सनातन शाश्वत संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित किया जा सकता है। और अंतिम लाइन में जो मैं कहना चाहूंगा कि काशी के विराट को समझने और इसकी सांस्कृतिक अस्मिता को अपने दैनिक चिंतन में लाने की महती आवश्यकता है। राष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी में हम सभी व्यक्तियों का यह दायित्व है कि सनातन भारतीय संस्कृति को और पुष्पित करें और पल्लवित करें, जिससे कि भगवान विश्वनाथ के आशीर्वाद से और काशी की भूमि से राष्ट्र का सांस्कृतिक प्रकाश पूरे विश्व को आलोकित करता है। धन्यवाद सर। इस क्रम में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं श्री भास्कर नाथ तिवारी जी, शोध छात्र, वेद विभाग, संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय को आमंत्रित करता हूँ। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रिय मदंग मनः प्रहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। नमो नमः। आप सभी उपस्थित हैं आज वैदिक विज्ञान केंद्र द्वारा संचालित द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के अंतर्गत चतुर्थ सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज वक्ता के रूप में हमारे समक्ष विजय शंकर शुक्ल। अश्विनी वरुण का संबंध भी काशी की प्राचीनता के साथ संबंध स्थापित किया। आपने काशी के वैदिक के विषयों को आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के रूप में भी इनका महात्म्य हम सभी के समक्ष उपस्थित किया। अतः मैं आपको सहृदय धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। द्वितीय वक्ता के रूप में प्रोफेसर, आपने अपना सारा समय जो है इस कार्यक्रम को दिया और आपने काशी के पांडित्य की परंपरा को बहुत ही सरल स्वरूप में हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। जो काफी क्लिष्ट विषय है उसको एक सरल भाषा में उपस्थित करना आसान नहीं है और आपने एक सरल तरीके से हम सभी के समक्ष काशी की पांडित्य परंपरा को प्रस्तुत किया। अतः मैं आपको भी सहृदय धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज के उसके तदनंतर आचार्य सदाशिव द्विवेदी गुरु जी यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर के हम सभी को अनुग्रहित किया। आपने शैव, वैष्णव इत्यादि सभी संप्रदायों का काशी के सांस्कृतिक के साथ तथा काशी के अभिमुक्तेश्वर लिंग के साथ तथा नाना प्रकार के लिंगों का भी वर्णन करके हम सभी को अनुग्रहित किया। अतः मैं आपको सहृदय धन्यवाद